आज डेट है 26 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि गल्फ ऑफ ओमान को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सितवे पोर्ट को लेकर के। तो सितवे पोर्ट म्यांमार कंट्री में कालादान रिवर के माउथ पर बे ऑफ बंगाल पर लोकेटेड है। सितवे पोर्ट का कंस्ट्रक्शन हमारे इंडिया ने करवाया है। ये जो सितवे पोर्ट है वो कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है उसका पार्ट है। अभी कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट क्या है, तो इस प्रोजेक्ट का मेन टारगेट ये है कि हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट तक जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको इजी लेवल पर करना चाहता है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो इंडिया के मेन लैंड से कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट तक अगर हम देखें तो चिकन कॉरिडोर को फॉलो करते हुए कनेक्टिविटी जो है वो दी जाती है। इसीलिए इंडिया टाइम टू टाइम हमारे रीजनल एरिया में जो कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, इनके साथ में अपने प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करके ताकि नॉर्थ ईस्ट तक इजीली जो है वो हम कनेक्टिविटी दे सकें। तो इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। इसमें हमारे इंडिया का कोलकाता पोर्ट और म्यांमार का सितवे पोर्ट यहाँ तक कनेक्टिविटी, मतलब कोलकाता टू सितवे कनेक्टिविटी दी जाएगी सी रूट को फॉलो करते हुए। उसके बाद में म्यांमार में यहाँ पर कालादान रिवर फ्लो करती है तो कालादान रिवर रूट को फॉलो किया जाएगा। और फिर कालादान रिवर से लैंड रूट को फॉलो करते हुए हमारे इंडिया का जो मिजोरम स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में या सदर्न पार्ट पर, वहां तक कनेक्टिविटी जो है वो दी जाएगी। तो मल्टी मॉडल का मीनिंग यही है कि एक से ज्यादा ट्रांसपोर्ट के एक से ज़्यादा जो रूट है उनको फॉलो यहाँ पर किया जाएगा। तो सितवे पोर्ट की जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। और ये जो प्रोजेक्ट के बारे में जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया ये भी आपको ध्यान में रखना है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर बात की गई है वेगनर ग्रुप को लेकर के। वेगनर ग्रुप क्या है? देखो, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में ये माना जा रहा है कि रशिया की जो प्राइवेट मिलिट्री जो है, जिसको वेगनर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ये जो वेगनर ग्रुप है वो रशिया का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया और इस वेगनर ग्रुप के बीच में कुछ क्लैश देखने को मिला, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ रीजन से अपने आप को क्या कर लिया है, पीछे हटा लिया है। ओके, और कौन सा वो रीजन है, उसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये है रोस्तव ऑन डोन। ये रशिया है, यहाँ पर यूक्रेन है। ये अगर हम देखें ये जो रीजन है ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ अजोव है, ये कैस्पियन सी है। तो ये वाला जो रीजन है सी ऑफ अजोव से जो कनेक्ट करता हुआ रीजन जो है, वहाँ से जो रशिया का जो पार्ट था वहाँ से इस वेगनर ग्रुप ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज वेगनर ग्रुप। तो एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है रशिया में। ऐसा बोलते हैं कि 2014 के टाइम में जब क्रीमिया को एनेक्स किया था रशिया ने, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। और रशिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम में भी जब रशिया की मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा था, तो वेगनर ग्रुप ने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में दोबारा से अभी जो लास्ट ईयर जो देखने को मिला उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है पहले यूएस की विजिट पर और अब वो गए इजिप्ट की विजिट पर। वहाँ पर उन्होंने इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ में डिस्कशन किया अलग अलग पॉइंट्स को लेकर के। साथ ही साथ में अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, G20 ग्रुप, और इसके अलावा जो है वो दोनों ही कंट्री के जो बायलैटरल रिलेशन है उनको एस्टेब्लिश करने के लिए भी उन्होंने डिस्कशन किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहाँ का जो हाईएस्ट ओनर जो है, हाईएस्ट ओनर ऑफ द लैंड जो है, द ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये उनको दिया गया है। तो देखो, बहुत सारे एग्जाम में इस अवार्ड का नेम देकर के पूछ लेंगे कि कौन सा अवार्ड है और ये जो है वो कहाँ, कौन सी कंट्री से बिलोंग है, किसको दिया गया, ये सारी बातें किसी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको बेसिक बातें जो हैं वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मणिपुर में जो वायलेंस देखने को मिल रहा है उसको लेकर के है। देखो, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रुप जो है उन्होंने डिमांड की है कि प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर एस्टेब्लिश होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला है कि वायलेंस के बेसिस, मतलब ये इशू इतना ज़्यादा नहीं है कि इसके बेसिस पर जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि सेंट्रल फोर्सेज जो है वहाँ पर
डिप्लॉय कर रखी हैं, इसके थ्रू इन सारी प्रॉब्लम्स को, वायलेंस को जो है वो रोका जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रीजनल पेज पर। देखो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बातचीत चल रही है, इसी को लेकर के जैसे झारखंड में जो ट्राइबल बॉडीज़ हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि अगर हम बात करें तो जो भी हमारे इंडिया में शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं वो जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं वो शेड्यूल 5 के अंडर गवर्न होते हैं। शेड्यूल 5 के अंडर उनको स्पेसिफिक पावर दे रखी हैं अपने ट्रेडिशन को, कस्टम्स को रेगुलेट करने के लिए। तो अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करते हो तो इसकी वजह से जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके जो भी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन जो हैं वो डाइल्यूट देखने को मिलेंगे। तो झारखंड ट्राइबल बॉडीज़ ने यहाँ पर अर्ज किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके की न्यूज़ जो है वो मेघालय को लेकर के भी है। आप सभी को पता है कि गारो, खासी, जैंतिया, वहाँ पर 3 हिल्स और इसी से रिलेटेड वहाँ पर ट्राइब हैं। तो उन ट्राइब्स ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है कि हम आते हैं शेड्यूल 6 के अंडर, और शेड्यूल 6 जो है वो हमें और ज़्यादा ऑटोनॉमी देती है, और ज़्यादा लेजिस्लेटिव लेवल पर, एग्जीक्यूटिव लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर और ज़्यादा हमें पावर है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा इम्प्लीमेंट होता है तो हमारी सोसाइटी जो है वो भी एक तरीके से मदरहुड को रिप्रेजेंट करने वाली सोसाइटी है। हालांकि बहुत सारे ग्रुप्स वहाँ पर लगे हुए हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो है वो कम्युनिटी चेंज हो सके, लेकिन अभी भी वहाँ पर मदर को, डॉटर को जो है वो हाई प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करते हो तो हमारे जो राइट्स हैं वो भी डाइल्यूट होंगे। तो उन्होंने भी डिमांड की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? इसमें एक तरीके से एक लॉ बनेगा मैरिज को लेकर के, डाइवोर्स को लेकर के, अडॉप्टेशन को लेकर के, इनहेरिटेंस को लेकर के। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग ट्राइबल लेवल पर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है स्टेट पेज पर, देखो यहाँ पर जयराम रमेश उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि कर्नाटका में जो फूड ग्रेन स्कीम हमने लॉन्च करने की कोशिश की है उसको एक तरीके से ख़त्म कर रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का या एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक स्टेचुरी बॉडी है 1965 में जिसको एस्टेब्लिश किया गया था। ओपन मार्केट सेल स्कीम पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जो बिडर की जो क्वांटिटी जो डिस्कस की है उसके बेसिस पर आप जो चाहते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पर एलिगेशन लगाए हैं कि आप क्या कर रहे हो, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो इनिशिएटिव है उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। जो कर्नाटका जो है वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की अभी वहाँ पर गवर्नमेंट बनी है, तो उन्होंने डिसीजन लिया था इलेक्शन के टाइम में कि वो क्या करेंगे, 10 किलोग्राम ग्रेन जो हैं वो फ्रीली प्रोवाइड करेंगे। किसको? जो भी वहाँ के बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो फैमिलीज हैं उनको। तो यहाँ पर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि आप उनको अलग से ग्रेन्स क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है उनके अंडर उनको फ्री ग्रेन्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या है हमने डिस्कस किया था कि इसमें बिडर आते हैं। एफसीआई जो है वो टाइम टू टाइम वीट, ग्रेन्स, राइस इनकी जो है ओपन क्या करती है, बिडिंग करती है, ओपन इनको सेल करती है। तो इसमें स्टेट्स जो है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शन लगाया है बिडर की जो क्वांटिटी है, और साथ ही साथ में ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि बिडर ऐसा नहीं है कि खरीद करके उसको फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट को बेच सकता है। ये भी रिस्ट्रिक्शन जो है उसमें लगाया गया है। यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज का ये भी बोलना है कि आप बोल रहे हो क्यों बंद किया है आपने ओपन मार्केट सेल स्कीम, तो एफसीआई ने बोला कि ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन फिर आप जो ग्रेन है उसको तो आप दे रहे हो किसको लेकर के, इथेनॉल के प्रोजेक्ट को लेकर के, फिर वहाँ के लिए आपके पास में ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी कहाँ से है। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि एक तरीके से जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनमें क्लैश क्रिएट करने के लिए सारी प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट की जा रही हैं। ओके, यहाँ पर देखो बिहार गवर्नमेंट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाए कि हम चाहते हैं कि नेपाल के साथ में डिस्कशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डैम का कंस्ट्रक्शन करे। तो क्योंकि नेपाल से बहुत सारी रिवर जो हैं वो लोग करती हैं हमारे इंडिया के उत्तर प्रदेश और कहाँ पर, बिहार जो स्टेट है वहाँ पर। तो अगर नेपाल में हैवी रेन देखने को मिलता है तो फ्लड्स क्रिएट हो जाते हैं उसकी वजह से हमारे इंडिया के बिहार में। तो बिहार में कुछ एरिया जो है वो ड्रोट फेस कर रहे हैं और कुछ एरिया में फ्लड आ रही हैं। तो यहाँ पर बिहार की गवर्नमेंट का ये बोलना है कि अगर हम डैम का कंस्ट्रक्शन कर दें तो जो एक्सेसिव वाटर जो है उसको हम ड्रोटफुल जो एरिया है वहाँ तक कनेक्टिविटी इजीली दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो कहीं पर जो प्रॉब्लम है वो कहीं पर सॉल्यूशन जो है वो देखने को बन सकता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है वो है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे
मनरेगा स्कीम को लेकर के यहाँ पर अपोजिशन पार्टी ने बोला कि देखो मनरेगा स्कीम जो बनाई गई थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन जो है जॉब के लिए जो लोग हैं वो अपने गांव को रूरल एरियाज को छोड़ करके जो अदर अर्बन एरियाज के ऊपर एक तरीके से बर्डन क्रिएट होते हैं, तो इस माइग्रेशन को रोकने के लिए जो है मनरेगा स्कीम लाई गई थी ताकि रूरल एरियाज में ही लोगों को ईजिली जो वर्क है उसकी अवेलेबिलिटी हो सके। लेकिन जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन के नाम पर मनरेगा स्कीम के ऊपर टाइम टू टाइम जो है अलग अलग इशू क्रिएट की जा रहे हैं, तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज का ये बोलना है कि इससे जो मेन ऑब्जेक्टिव है मनरेगा स्कीम का वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला है कि करप्शन जो है उसको रेगुलेट करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो है तो देखो पीओके वाला जो एरिया है, एलओसी वाला जो एरिया है, वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी जो है वो नए नए वेपन्स जो है वो इस्टेब्लिश कर रही है। अभी चाइना जो है वो इसमें सपोर्ट कर रहा है। चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के दोनों कंट्री के बीच में डिस्कशन हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करेंगी। रिलेशन जो हैं वो नेबर कंट्रीज़ के साथ में अगर अब सही नहीं हो तो हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक आउटपुट जो हैं वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि इशू जो है हमारे बॉर्डर एरिया जो हैं वो सिक्योर हो सके। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो न्यूज़ पेज पर ही है और यहाँ पर देखो कुछ इनिशिएटिव की बात की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि टेक्नो सर्व के नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया, जो 30 कंट्रीज में अपने आप को ऑपरेट करता है, इन्होंने जो आंध्र प्रदेश में जो अराकू वैली में जो कॉफ़ी प्रोडक्शन करते हैं फार्मर्स, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, इनके साथ में ग्रुप एस्टेब्लिश किया। सेम इसी तरीके से जो कैजू का जो फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनके साथ में एक ग्रुप एस्टेब्लिश किया। मेन टारगेट ये था कि फार्मर्स क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उसको बनाते हैं और फिर एक मिडिल मैन के थ्रू जो है वो मेन पार्टी तक उसको पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये चाहते हैं कि फार्मर्स जो हैं वो अपने लेवल पर ही, जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं, वो अपना ही ऑर्गेनाइजेशन बने और अपने ही लेवल पर जो है वो डायरेक्ट कंपनी से या कोई भी जो ट्रेडर है उससे डिस्कशन करें, ना कि मिडिल मैन को यूज़ करते हुए। क्योंकि जो प्रॉफिट है किसी भी प्रोडक्ट में वो मिडिल मैन जो है उसको जाता है और फार्मर्स का इसका जो प्रॉफिट है वो नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव लाए गए इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इसकी वजह से जो मार्केट्स हैं वहाँ पर फार्मर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली पहुंच रहे हैं और जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉफिट भी इसमें जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो इंडिया का थर्ड मून एक्सप्लोरेशन मिशन जो है वो मिड जुलाई तक लॉन्च होगा और इसमें जो भी प्रोजेक्ट के जो भी पार्ट होंगे वो चंद्रयान 2 लूनर एडवेंचर 2019 में जो किया गया था प्रज्ञान एंड रोवर, वो सेम नाम जो है वो इसमें रखे जाएंगे। ओके, इसके लिए बातें जो हैं वो बताई गई है कि सेम प्रोजेक्ट जो है वो हम रखेंगे। जब हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था चंद्रयान 2, तो उसमें लैंडर और जो रोवर जो था, जैसे ही मून के लैंड सरफेस पर वो प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हुआ तो उसमें कुछ इश्यू देखने को मिला, जिसकी वजह से वो अच्छे से वो प्रोजेक्ट काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई थी। तो उन सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए नया प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी इसी साल के मिड जुलाई तक लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फॉरेन पेज पर है और इसमें जो आर्टिकल है इसमें वो सेम इशू जो वेगनर ग्रुप को लेकर के है जो यहाँ पर बताए गए हैं। वेगनर ग्रुप के बारे में जो है वो हमने फ्रंट पेज पर ही डिस्कस कर लिया कि ये रशिया की प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारे कुछ इनिशिएटिव हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक इनिशिएटिव है डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
तो आप इस इनिशिएटिव के साथ में जुड़ सकते हो। इस इनिशिएटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पीआईबी, जो भी अदर इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं उनकी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपके साथ में सबसे पहले हम शेयर करते हैं। फिर उस न्यूज़ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रिलेटेड है वो आपके साथ में शेयर किए जाते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन फॉर्म। साथ ही साथ में मेंस को लेकर के कोई इंपॉर्टेंट डाटा, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो भी आपको बताया जाता है। मतलब आपके सिलेबस से रिलेट करते हुए चीज़ें जो हैं आपको बताई जाती हैं यहाँ पर। जैसे कोई मैपिंग एरिया न्यूज़ में है तो उसका मैप जो है वो न्यूज़ के साथ में शेयर कर दिया जाता है। तो इसमें मेन प्रॉफिट क्या रहता है कि न्यूज़ के साथ में आप इजीली कनेक्टिविटी बना करके अपने करंट अफेयर्स को याद कर पाओगे। दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है, अगर आप चाहते हो कि एक डेडिकेटेड फॉर्म में आपको डेली बेसिस पर कोई जो है वो आपको गाइड करे, आपको एक सिलेबस का एक ओवरऑल जो टाइम टेबल है वो बना करके दिया जाए कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, आपकी मेंस के आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कंप्लीट हो, तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव जो है उसका 89 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस है, और मेंटरशिप प्रोग्राम का जो चार्जेस है वो 8500 रुपीज़, ये 10 मंथ के लिए प्रोग्राम है। ओके, और 1 जुलाई से इसके नए बैच जो स्टार्ट होंगे, और ये भी मंथली प्रोग्राम है, मंथली बेसिस पर आप इसके साथ में जुड़ सकते हो। ये 10 मंथ का प्रोग्राम है, और लास्ट में 2 मंथ जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहेगा, प्रीलिम्स के लिए, जिसमें प्रीलिम्स की प्रैक्टिस, प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस है वो आपको ओवरऑल रिवाइज करवाया जाएगा, और साथ में करंट अफेयर्स इन सब को लेकर के टेस्ट जो है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ ही साथ में कोई स्टूडेंट्स अगर आंसर राइटिंग की ऐसे की प्रैक्टिस करना चाहता है तो उनके लिए भी हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसमें डेली बेसिस पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको आंसर लिख के भेजना है। जो हमारे मेंटोर हैं वो आपको इसको लेकर के गाइड करेंगे, और साथ ही साथ में ऐसे एथिक्स की प्रैक्टिस भी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। तो इन प्रोग्राम को ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें मेल कर सकते हो, आप हमें कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।